राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भाई ओंकार चौधरी जी जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब राम राम। नमस्ते। चौधरी साहब, 16 दिन राहुल गांधी जो है वो पूरे बिहार में एक फर्जी, फेक, झूठा एजेंडा, झूठा आरोप लेके घूमते रहे और 16 दिन के अंदर उन्होंने जो कुछ भी माहौल बनाया था उसको मोदी जी ने 16 मिनट में जो है ध्वस्त कर दिया। और इस वक्त अब जो एजेंडा है वो मोदी जी सेट कर रहे हैं बिहार में। और बिहार भाजपा इकाई ने आज एक बंद का आह्वान किया है कि मोदी जी की माता जी को, और सिर्फ मोदी जी की माता जी को ही नहीं, ये तो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं की, माताओं की, बहनों की अस्मिता का प्रश्न बन गया है। और जिस बेशर्मी से पूरा का पूरा एनडीए अलायंस, मैंने देखा कि कांग्रेस तो डिफेंड कर ही रही है, लालू यादव की पार्टी भी डिफेंड कर रही है और इधर अखिलेश की पार्टी भी डिफेंड कर रही है। और इस पूरी यात्रा में वोट चोरी को मुद्दा तो नहीं बना पाए राहुल गांधी, परंतु भाजपा ने, मोदी जी ने महिला अस्मिता, महिलाओं की इज्जत को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया बिहार में। आज जो समाचार मिल रहे हैं, और सचमुच बिहार की माताओं ने, बहनों ने कमर कस ली है कि लालू यादव की पार्टी का कोई भी नेता सड़क पर कहीं भी दिखेगा तो वहां महिलाएं ये सवाल पूछेंगी। तो सर, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी की वजह से लालू प्रसाद की पार्टी को लेने के देने पड़ गए? देखिए, दो मुद्दे हैं साहब। एक है कि राहुल गांधी की वजह से, जो अभी आपने प्रश्न किया, क्या लालू यादव की पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। दूसरा सवाल है कि महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ, उनकी शुचिता से जुड़ा हुआ, उनके सम्मान, उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी, जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक का कोई सरोकार ही नहीं था, और जिनका परिवार शुचिता के लिए जाना जाता है, मर्यादा के लिए, गरिमा के लिए जाना जाता है, अनुशासन के लिए जाना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं अक्सर कहता भी हूं कि ना तो उनको अपने जीजा को सेट करना है, ना उनके लिए गलत ढंग से जमीनों का बंदोबस्त करना है, ना लैंड यूज चेंज करना है, ना करोड़ों रुपए का फायदा उनको पहुंचाना है, ना उनकी माताजी ने कभी इस तरह से चिंता की कि मेरी बेटी और मेरा बेटा किसी तरीके से राजनीति में सेट हो जाए, या मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, या गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाए। वो तो एक सीधी साधी एक महिला थी, एक सामान्य परिवार। इनके पिताजी एक चाय की दुकान लगाते थे रेलवे स्टेशन पर, और परिवार के बाकी लोग, जिनमें खुद नरेंद्र मोदी भी थे, बाल्यावस्था में उनका हाथ बटाते थे जाकर के रेलवे स्टेशन पर। इनकी माताजी ने अपने बच्चों को घर घर बर्तन भांडे मांज करके, उनसे जो आय होती थी, या जो दूसरे काम घर में महिलाएं करती हैं, किसी का सिलाई का, किसी की तुरपाई का, दूसरे काम, उससे अपना घर चला रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी। अब ये कुतर्क देते हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, या शशि थरूर की किसी गर्लफ्रेंड को 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। इसी तरह की दो तीन बातें और कर रहे हैं। और जो कुछ मंच से इनकी माताजी को गाली दी गई,
उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जब जब सदन में नेहरू की चर्चा होती है, इनको बुरा लगता है। इंदिरा गांधी की चर्चा होती है, उनके कर्मों या उनके कारनामों की चर्चा होती है, उस पर जब कोई अपने विचार रखता है तो इनके पेट में मरोड़ा उठता है। इनकी माताजी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है, और कांग्रेसियों को बहुत बुरा लग जाता है। सोनिया गांधी अगर राजनीति में ना होती, अगर 1998 से लेकर के और जब तक राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बना दिए गए तब तक कांग्रेस की वो प्रधानता स्वीकार ना करती, उसके सारे फैसले खुद ना लेती, या मनमोहन सिंह के समय एक जो परिषद बनाई गई थी उसकी चेयरमैनशिप ना लेती, जिसमें ये हर्ष मंदर से लेकर के तमाम लोग थे, और तब आरोप लगाया जाता है कि सारे फैसले वही, उन्हीं की परिषद वही कर रही थी। अगर ये सब कारनामे ना हुए होते, 2008 में चीन पहुंच करके मनमोहन सिंह के साथ कोई एक एमओयू साइन ना किया जाता राहुल गांधी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, तो ठीक है, सोनिया गांधी को भी कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन अगर सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 2004 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोनिया गांधी की सरकार ने काम किया है, तो लोग क्रिटिसाइज क्यों नहीं करेंगे? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप राजनीति में हैं, आपके फैसलों ने देश को प्रभावित किया है किसी ना किसी रूप में, वो चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उनको क्रिटिसाइज करने का अधिकार लोगों को है। जहां तक जर्सी गाय या दूसरी चीजें कहने का सवाल है, वो किस संदर्भ में कहा गया, कौन से इशू को लेकर के कहा गया, इसका संदर्भ कोई देता नहीं है और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। और नरेंद्र मोदी की माताजी, जिनका राजनीति से लेना एक ना देना दो, जो बिल्कुल अभावों में, जो बिल्कुल अनुशासन के साथ, जो अपने परिवार तक सीमित रही। एक बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो शायद हफ्ता 10 दिन के लिए वो दिल्ली आई थी, जिसके कुछ विजुअल्स भी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उनको एक व्हील चेयर पर बैठा करके अपना बगीचा दिखा रहे हैं, वहां की सैर करा रहे हैं। और खुद ये प्रधानमंत्री ने ही एक इंटरव्यू में बताया कि वो 8-10 दिन में ही उखड़ गई और कहने लगी कि भैया मुझे तो वापस वहीं भिजवा दो, मुझे तो अपने घर में ही ठीक लगता है। कोई तुलना है क्या? किसी भी तरह की कोई तुलना नहीं है। नंबर 2, अब वो स्वर्गवासी हैं, वो इस दुनिया में भी नहीं है, उन पर किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है। सोनिया गांधी पर तो आरोप है भाई, 2000 करोड़ की तो नेशनल हेराल्ड की दिल्ली की ही संपत्ति है, और पूरे देश में 5000 करोड़ की संपत्ति है। उन पर कोई आरोप लगाए तो आप कैसे उसको गलत ठहराएंगे? कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की माताजी के बारे में कोई एक पैसे की भी गड़बड़ी करने या गलत तरीकों से किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगा सकते हैं? सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, ये सब तो जमानत पर हैं। इनके खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और वो चार्जशीट कोई भी पढ़ सकता है, उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। तो कैसे आप जस्टिफाइड कर देंगे? जो इस दुनिया में नहीं है उनको आप एक मोटी गाली दें, उनको आप अपमानित करने की कोशिश करें, और उनका जो लायक बेटा, जिसका पूरी दुनिया में आज एक स्थान है, हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सर्वोच्च शिखर पर अगर कोई बैठा है दिन रात काम करने वाला,
और एक आमूल चूल परिवर्तन करने वाला हर एक की जिंदगी में इन 11 सालों के भीतर, उस प्राइम मिनिस्टर को आप इसलिए अपमानित करना चाहते हैं क्योंकि उसकी लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही और आपके लिए कोई जुगत बन नहीं रहा, कोई रास्ता बन नहीं रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में गाली देंगे। तो ये मसला जो है ये बहुत आगे तक जाने वाला है, बहुत दूर तक जाने वाला है, और प्रधानमंत्री आमतौर पर रिएक्ट करते नहीं है। उनको किस किस तरह की गालियां नहीं निकाली इन लोगों ने, क्या क्या नहीं कहा है, इसके बावजूद चुप रहते हैं। लेकिन ये बात है महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की मर्यादा से जुड़ी हुई। ये मसला केवल उनकी माँ का भी नहीं है, ये कोटि कोटि जो महिलाएं हैं इस देश की, उनका मामला है, उनके सम्मान का मामला है। तो ये मामला आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ चुका है, और जितनी जल्दी ये लोग अपनी गलती मान लेंगे, माफी मांगेंगे कि गलती हुई है हमसे, और उससे दूरी बनाएंगे जिसने ये हरकत की है, या उस मंच के लिए जो जिम्मेदार था उसको जब तक आप नहीं नापेंगे तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। और आगे के लिए ये कम से कम सुनिश्चित हो कि चाहे प्रधानमंत्री जी की माताजी हो या मेरी हो या आपकी हो या किसी की भी हो, उनके प्रति इस तरह की, मैं कहूँगा कि बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि समग्र जो महिलाएं हैं उनके प्रति, वो चाहे बेटी के रूप में है, बहू के रूप में है या माताजी के रूप में है, उनका अपमान करने की जरूरत कोई ना करे। जी सर, मेरा एक प्रश्न है पर इसमें, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता खेद प्रकट कर देता कि नहीं नहीं हम इस प्रकार की भाषा से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और ये गलत बात है, और वो जिसने भी ऐसे गाली दी है उसको अरेस्ट करो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाओ, और कोई भी हमारा कार्यकर्ता नेता किसी प्रकार की भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा, इतना सा अगर एक बयान, एक ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ जाता तो मसला वहीं खत्म हो जाता। और ये जो थेथराई कांग्रेस पार्टी ने की, अच्छा मैं एक कल का बताता हूं, कल शर्जील इमाम और वो आपका उमर खालिद की बेल एप्लीकेशंस जो है हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। आज पूरा का पूरा इकोसिस्टम शर्जील इमाम और खालिद की के पक्ष में, उनके पक्ष में बैटिंग कर रहा है, उनके पक्ष में बयान दे रहा है, उनके पक्ष को सही ठहरा रहा है। मतलब ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी इन नीतियों पे चलती है, इसके पीछे कोई डिजाइन है क्या? आपको क्या लगता है? बाबा जी, जब कोशिशें आपकी नाकाम हो जाएं और जनता लगातार आपको ये मैसेज दे रही हो कि भाई हमारा अब आपसे भरोसा डिग चुका है, उठ चुका है, हम आपको देश की कमान या प्रदेशों की कमान सौंपने का रिस्क नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते, और जहां जहां हम आपको प्रदेशों की कमान सौंपते भी हैं कि शायद आप सुधर गए हैं, वहां फिर आप गोबरी करते हैं जब भी पूंछ उठाते हैं, तो फिर हम दोबारा आप पर विश्वास क्यों करें? तो बात है ये कि जो पब्लिक का विश्वास है वो इनसे डिग चुका है, और ये अब समझ गए हैं कि राजनीतिक रूप से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे दलों को, एनडीए के दूसरे दलों को राज्यों से नहीं हटा सकते और देश से भी नहीं हटा सकते। तो जहां कोशिशें नाकाम हो जाएं वहां साजिशें शुरू होती, और इन साजिशों में अनफॉर्चुनेटली देश के भीतर भी कैसी ताकतें हैं बहुत सारी जो इनके साथ जुड़ गई हैं, और बाहर तो बैठी ही हैं। और आजकल तो चूंकि अमेरिका से भी चाहे अनचाहे एक पंगा हो गया है, और बहुत बड़ा पंगा हो गया है। तो वहाँ जो डीप स्टेट है, वहाँ जो जॉर्ज सोरोस है, वहाँ जो इस समय राष्ट्रपति हैं जो पहले कार्यकाल में तो
प्रधानमंत्री की भी, भारत की भी, भारतीयों की भी, हिंदुओं की भी बड़ी तारीफ किया करते थे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में चूंकि उनके व्यापारिक हित जो हैं वो पाकिस्तान से सध रहे हैं, और जो उनके दामाद हैं कुशनर, उन्होंने बाकायदा लाहौर में दफ्तर खोल लिया है और वहां पर वो तेल से जुड़ा हुआ कारोबार कर रहे हैं बैठ करके, तो इसलिए उनके लिए अब पाकिस्तान क्या हो गया है और भारत जो है वो इस्लाम को नहीं रहा है, वो बिल्कुल एकदम अलहदा विषय हो जाता है। वरना मैं बहुत डिटेल इस पर जानकारी दे सकता हूं दर्शकों को कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक हितों की पूर्ति करने के लिए भारत जैसे एक विश्वस्त एलाई की बलि ले ली है। और अब अमेरिका में समझ चुके हैं इस चीज को, लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेंटेंस बोला था कि हम किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी उत्पादक हैं उनके हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो ये जो ट्रेड डील नहीं हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने उत्पाद हमारे मार्केट में खपाना चाहते हैं। छोटे लघु सीमांत किसान इससे बर्बाद होंगे। एक बात उन्होंने और कही थी और उस पर दर्शकों को गौर करना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कई बार कि इस समय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना इतना जरूरी क्यों है। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है। ये व्यक्तिगत नुकसान क्या है? व्यक्तिगत नुकसान ये है कि अभी लश्कर के 3 आतंकवादी पिछले कुछ नेपाल के बिहार में घुसे, और ये 3 तो वो हैं जो पकड़ में आ गए हैं, जो निगाह में हैं कि वो घुसे हैं। आप क्या समझते हैं कि बिहार के इलेक्शन को खूनी बनाने के लिए, या जो गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हुआ था, एक बार मोदी जी भाषण दे रहे थे और रैली में अलग अलग जगहों पर बम फट रहे थे, लोगों में भगदड़ ना मचे इसलिए उन्होंने भाषण जारी रखा था। इनके निशाने पर अब नरेंद्र मोदी सीधे आ गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री झुक नहीं रहे, इनके हितों को साध नहीं रहे, बल्कि बहुत बड़ी बाधा बन करके खड़े हो गए हैं। इनको पता है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर ठिठक गई हो, 240 पर रह गई हो, लेकिन अभी ताजा सर्वे क्या कहते हैं? ताजा सर्वे कह रहे हैं कि आज अगर इलेक्शन हो जाए तो एनडीए की सीटें बढ़कर के 324 पहुंचेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर के 240 से 260 या उससे ऊपर जाने वाली हैं। और जब सुई ऊपर की तरफ होती है तो फिर वो 260 पर रुकेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति ग्लोबल रेटिंग में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ हो पिछले 5 साल से, जिसकी घर में भी कोई लोकप्रियता कम ना हो रही हो बल्कि बढ़ रही हो, जो इस दुनिया की महाशक्ति समझे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति का वॉशिंगटन आने का आमंत्रण ठुकरा देता हो, जो उनकी मनचाही डील करने से, उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर देता हो, और जिसने आत्मनिर्भरता का नारा दे दिया हो, और जो डिफेंस सेक्टर के भी 200 हथियार, 200 उपकरण अब 2 डिफेंस कॉरिडोर में भारत में ही तैयार कर रहा हो, तो कितनी बड़ी हथियार लॉबी को उन्होंने नाराज किया है, इसका सहज अंदाजा आप लगाइए। तो ये साजिश बहुत बड़ी है। ये शर्जील इमाम जैसे, ये उमर खालिद जैसे, जो पूर्वोत्तर को भारत से काटने के सपने देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की
उसका पूरा परिवार उस समय भारत यात्रा पर था। नमस्ते ट्रंप एक बड़ा आयोजन अहमदाबाद में हुआ था, मोटेरा स्टेडियम में। उसके बाद ये ताजमहल गए थे। ताजमहल से जब नई दिल्ली लौट रहे थे तो नई दिल्ली में दंगा कराया गया था, और ये दंगा कराने वाले यही ब्रेन थे, यही दिमाग थे। आप अंदाजा लगाइए कि चीजें किस तरीके से घूमती हैं, ये दुनिया किस तरीके से गोल है। कौन कौन ताकतें अब अंदरूनी तौर पर भी और बाह्य तौर पर भी एक साथ खड़ी हो गई हैं, और इस समय उनके निशाने पर केवल और केवल नरेंद्र मोदी हैं। तो ये तो हम पिछले करीब करीब आप समझ लीजिए कि 2013-14 से ही देख रहे हैं। जिन जिन महत्वपूर्ण राज्यों में इलेक्शन होते हैं वहां तो ये सब के सब पहले से ही अपने ढोल मंजीरे तबले हारमोनियम सब कुछ लेकर के वहां की राजधानी में जाकर के बैठ जाते हैं, राग अलापना शुरू कर देते हैं। हमेशा ये होता है। और एक पूरी मुहिम शुरू होती है देश के भीतर भी, जितना इकोसिस्टम है, लुटियन मीडिया के लोग हैं ये सब, और विदेशों में भी बैठे हुए अलग अलग जगहों पर, चाहे गार्जियन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, जितने भी आपके, सब एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं, उनकी छवि खराब करते हैं। 2014 में 2024 में यही तो खेल हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट करके 240 पर आ गई। और ये फिर होगा। ये आप बिहार के समय भी देखेंगे, और शुरू हो चुका ऑलरेडी। जातियों में विभक्त करना क्या जरूरत थी? मामला तो ट्रेड डील को लेकर के था। ये जो पीटर नवारो है, डोनाल्ड ट्रंप का चेला, वो कहां से ब्राह्मण को ले आया कि ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है रूस से तेल खरीद में। ये जातीय जो जहर बोया जा रहा है, ये तो जानबूझ करके सोच समझ करके बोया जा रहा है। और इसमें अब अमेरिका भी शामिल हो गया, ऑफिशियली शामिल हो गया है। तो ये बहुत बहुत गहरा षड्यंत्र है। ये समय है जब कोटि कोटि हिंदुस्तानियों को, और मैं हिंदुस्तानियों शब्द का जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा, मैं यहाँ भारत भी शब्द इस्तेमाल कर सकता था, हिंदुस्तानियों को खड़ा होना होगा मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए। जी। तो सर अब मुझे एक बात बताइए आप जरा, पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स की लगाम तो मोदी जी ने अपने हाथों में ले ली है, और पूरा विपक्ष जो है वो एकदम हताश निराश दिखाई देने लग गया है। इसीलिए इस प्रकार के, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना हो तभी वो गाली गलौच पे उतरता है और गाली गलौच को जस्टिफाई करता है। तो आपको लगता है कि ये एकदम जो हम लोग का आकलन है कि बिहार में एकदम वॉकओवर की स्थिति बन गई है और विपक्ष को कुछ सूझ ही नहीं रहा है, ये मेरा आकलन है। आप लोग दिल्ली से बैठ के क्या जज कर रहे हैं बिहार के बारे में? देखिए, ओवरऑल अगर बात करें, चूंकि आप भी बिहार अब 10 दिन रह करके और अलग अलग जिलों में और इंटीरियर में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की थाह लेकर के लौटे हैं, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे मिली है या अभिषेक तिवारी से, दूसरे लोगों से मिली है। जो वहाँ का माहौल है वो तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट। अब बात ये आती है जो आपने कहा है कि इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है, और इनकी जो बौखलाहट है, जो गालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं, इसका क्या अल्टीमेटली हश्र होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, बिहार लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 3 राज्यों में अप्रत्याशित रूप से, जहां विपक्ष को लग रहा था कि हमारी ही सरकार बनेगी, 2 बार हरियाणा में सरकार रह चुकी थी बीजेपी की, वहां भी नहीं बनी कांग्रेस की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 48 में से 31 सीटें विपक्ष ने जीत ली थी। उनको लग रहा था कि 100% हमारी सरकार आ रही है, वहां भी नहीं बन पाई, वहां भी बीजेपी की बन गई।
हरियाणा में भी बीजेपी की बन गई। 7 जन्म लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी दिल्ली से हमें नहीं हटा सकते, ये जुमला और ये नारा उछालने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने विदा कर दिया। यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो इन सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता से जो थोड़ी बहुत सुस्ती या गलती हुई, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत अकेले प्राप्त नहीं कर पाए, लोगों को इस बात का एहसास है, बहुत शिद्दत से एहसास है। और उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में भी उसकी सीटें बढ़ी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में उसकी सरकार बन गई, झारखंड में भी उसने बेहतर प्रदर्शन किया, और अब बिहार में भी लोग नरेंद्र मोदी को मजबूती देने का काम करने वाले हैं। अब बिहार के बाद क्या? पश्चिम बंगाल। आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में भी सत्ता में पहुंचने की पूरी तैयारी किए बैठी है, पूरी तैयारी किए बैठी है। और अगर ये 2 स्टेट जीत लिए, और ये पूरब दिशा के हैं दोनों एक तरीके से, ठीक है, बिहार हिंदी बेल्ट में माना जाता है, लेकिन ये भी उसी छोर पर है जिस छोर की बात, उपेक्षा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2014 में ही कर दी थी कि भाई भारत का जो पश्चिमी छोर है पूरा ऊपर से नीचे तक, वो तो फिर भी साधन संपन्न है और विकास की मुख्य धारा में है, लेकिन जो पूर्वी इलाका है भारत का, पूर्वोत्तर से लेकर के और ये सारे राज्य, ये सब पिछड़ गए हैं, इन पर हम ध्यान देंगे। अब उड़ीसा उसी हिस्से में आता है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन चुकी। झारखंड में नजदीकी मुकाबला हो रहा है, और बिहार में लगातार भी उन्हीं के आसार बन रहे हैं। और अगर बंगाल फतेह कर लिया तो आप अंदाजा लगाइए साहब, इनकी तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो क्या कोई ये बर्दाश्त करेगा कि हमारी राजनीति खत्म हो जाए? और राजनीति खत्म करने का जो औजार है या जो धुरी बन गए हैं, वो है नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए इनके मुंह से गालियां नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा? तो जानकारी सारी है केंद्र के स्तर पर, यहाँ आईबी भी बैठी हुई है, यहाँ कई तरह के इंटेलिजेंस आपके एजेंसियां काम करती हैं, रॉ भी है, बहुत सारा तंत्र है जहां लगातार सूचनाएं आ रही हैं। और इन साजिशों में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि हथियार बनाने और भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट और बहुत संभावनाशील मार्केट समझने वाली पूरी लॉबी है, जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करने को भी तैयार है। तो आप ये तय मानिए कि आने वाला कम से कम 1 साल, 1 सवा साल, ये भारत के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक एक राष्ट्रभक्त को बहुत सतर्कता के साथ सजग रहना होगा, नींद में सोना नहीं है, 2024 वाली गलती नहीं करनी है। और इन सारी ताकतों को जवाब एक ही है, बिहार के बाद बंगाल। इन दोनों में अगर इनको पीट दिया तो इनका मनोबल टूट जाएगा। जी सर, मैं कार्यक्रम के अब समापन का समय हो गया है, पर मैं एक जानकारी देना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, आपको भी। अररिया जिला है सीमांचल का, वहां पे एक गांव है, उस गांव में सर्वाधिक जो रिकॉर्ड बना है, इस SIR में 24% मतदाताओं का नाम कटा है। तो चुनाव आयोग का एक नियम है कि कहीं पर भी यदि 4% से ज्यादा का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होता है तो वो उसको रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है।
तो सब उन्होंने जब रिव्यू किया और बाकायदा उसकी जांच हुई, तो वहां के स्थानीय लोगों और उसके बाद फिर मीडिया भी वहां गया, और वो आजकल तो चल पड़ा ना गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, लुटियंस मीडिया, तो जो जो सो कॉल्ड ये अपने आप को जो स्वतंत्र मीडिया बोलते हैं वो गया वहां। उनकी रिपोर्ट बता रहा हूं आपको मैं। वो ये कहते हैं कि साहब उस गांव के में बाहुल्य है कुशवाहा और पासवान, सॉरी ये मुसहर, 2 जातियों का, और उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं रहता फिजिकली, और वहां पर लगभग 150 मुसलमानों के नाम जोड़ दिए गए थे जो इस एफआईआर में कटे हैं। तो जब वहां पे पत्रकारों ने और बाकी सबने पूछा कि आखिर जब एक भी मुसलमान यहाँ रहता नहीं है तो ये 150 नाम किसने जुड़वाए, किसके कहने पे जुड़वाए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। परंतु पिछली बार 150 नाम जोड़ गए थे, वो इस बार कट गए। तो ये हल्ला मचा रहे हैं कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, और उस एरिया में थोड़ा सा इसको लेके गड़बड़ फैलाने की भी कोशिश हो रही है। तो सर बात है कि इनका जो वोट चोरी का मुद्दा है ये बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, परंतु ये अभी भी वहां पे गड़बड़ फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और आज वहां पे थोड़ी सी टेंशन भी हुई है इस बात को लेके कि मुसलमानों को जानबूझ के जो है उनका नाम काटा जा रहा है, और इसको लेके थोड़ा सा अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो बात यह है कि साहब हमें पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है कि कांग्रेस का और ये इंडिया अलायंस का जो ये प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों को जो भड़काने का लगातार प्रयास हो रहा है, इससे पूरे देश को चौकन्ना रहने की जरूरत है और इनके एजेंडा को समझने की जरूरत है। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच।